हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 2 में आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन और उसके साथ ही हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। तो पहले हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण की अभिलक्षण। एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, या हम कह सकते हैं कि यह एक स्वतः प्रक्रिया होती है। एडजॉर्प्शन सभी प्रकार की सरफेसेस में पाया जाता है, जैसे सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड गैस और सॉलिड सॉलिड एटसेट्रा। इन पांचों इंटरफेसेस में से गैस सॉलिड तथा लिक्विड सॉलिड, ये जो दो इंटरफेसेस हैं वहाँ पर मैक्सिमम एडजॉर्प्शन की टेंडेंसी पाई जाती है। एडजॉर्प्शन के अंतर्गत सिस्टम की जो फ्री एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है, यानी मुक्त ऊर्जा के मान में कमी होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंतर्गत हीट रिलीज होती है या हीट उत्पन्न होती है। यदि इस उदाहरण से एडजॉर्प्शन लगातार होता रहे तो डेल्टा जी की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होती जाएगी, यानी उसका मान जो होगा वो लगातार ऋणात्मक होता जाता है। और यदि और ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा तो डेल्टा जी की जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो जब डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, यानी इस अवस्था में साम्य स्थापित हो जाता है। एडजॉर्प्शन के प्रोसेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी गैस की जो स्वतंत्रता की कोटि होती है उसका मान घट जाता है, क्योंकि गैसें मुक्त अवस्था में परिवर्तित होकर के एक एडजॉर्ब्ड फिल्म बनाती हैं। गैसेज आर कन्वर्टेड फ्रॉम द फ्री स्टेट टू फॉर्म द एडजॉर्ब्ड फिल्म। इसीलिए इनकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो मान होगा, स्वतंत्रता की कोटि का जो मान होगा वो घट जाता है। और जब डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कम हो जाएगी तो देयरफॉर देयर इज ए डिक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। तो जो सिस्टम की जो एंट्रोपी होगी, डेल्टा एस का मान होगा वो भी कम हो जाएगा। आप जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखा भी था कि डेल्टा एस इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू अपॉन टी। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के अनुसार चूंकि डेल्टा जी इक्वल टू होगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। और आप जानते हैं यहाँ पर कि डेल्टा जी क्या है, चेंज इन फ्री एनर्जी, डेल्टा एच यहाँ पर चेंज इन हीट, और यहाँ पर हम डेल्टा एस देखेंगे तो ये हो जाएगा चेंज इन एंट्रोपी। तो इस प्रकार से मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, ऊष्मा में परिवर्तन और एंट्रोपी में परिवर्तन को हम यहाँ पर इस गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में देखते हैं। तो जैसे जैसे फ्री एनर्जी की मात्रा अधिशोषण में घटती है या डिक्रीज होती है, वैसे वैसे जो डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी वो भी कम होती जाएगी, जो कि ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। इसीलिए अधिशोषण प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो कई बार आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको ये सारा समझाना पड़ेगा कि जब एडजॉर्प्शन प्रोसेस होगा तो फ्री एनर्जी की वैल्यू कम होगी, और जब फ्री एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो यहाँ पर जो डेल्टा एच की मान, उसकी फलस्वरूप डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी वो भी कम होती जाएगी। और वो जो जब डेल्टा एच का मान घटता है तो वो किसके रूप में प्रकट होता है, ऊष्मा के रूप में, और इसीलिए यह प्रक्रिया एक एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। नेक्स्ट, इम्बैलेंस्ड फोर्स, यानी हम जिसको कहते हैं असंतुलित बल, जो पदार्थ की सतह के अणुओं पर कार्य करते हैं, गैसों के अणुओं के अधिशोषण से आंशिक रूप से नष्ट हो जाते हैं।
तो जितने भी इम्बैलेंस्ड यानी असंतुलित बल हैं वो गैस के अधिशोषण से आंशिक रूप से नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने सारे ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन यानी अधिशोषण के अभिलक्षण के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पर हम 4 कारक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आप देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। दिए गए अधिशोषक यानी हम बात कर रहे हैं एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट की, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं कि दिए गए एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट को का अधिशोषण टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। चूंकि एड्जॉर्प्शन प्रोसेस में टेम्परेचर मुक्त होता है, इसीलिए ली शैटेलियर प्रिंसिपल के अनुसार इफ द टेम्परेचर डिक्रीजेस देन एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। तो जैसे जैसे ताप में कमी आती है तो अधिशोषण बढ़ता जाएगा, और इसका उल्टा भी, विपरीत भी हम देख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एड्जॉर्प्शन जो होगा वो कम होता जाएगा। तो इस प्रकार से हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। किसी गैसों तथा दिए गए अधिशोषक का अधिशोषण दाब पर निर्भर करता है, यानी गैस और एड्जॉर्बेंट, इसका जो एड्जॉर्प्शन होगा वो डिपेंड करेगा किस पर, प्रेशर पर। ली शैटेलियर के प्रिंसिपल के अनुसार यदि प्रेशर बढ़ता है तो एड्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, और प्रेशर कम होता है तो एड्जॉर्प्शन भी कम होगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर एड्जॉर्प्शन का प्रेशर के साथ जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन को हम आलेख के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एक ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और यह एक कर्व के रूप में प्राप्त होता है जिसको हम कहेंगे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, जो हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इफ द वेरिएशन ऑफ एड्जॉर्प्शन विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी स्थिर टेम्परेचर पर अगर हम एड्जॉर्प्शन को वेरी करें विद प्रेशर, तो इट इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, जिसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और इट कम्स इन फॉर्म ऑफ द कर्व, जो किसके रूप में प्राप्त होता है, हमें कर्व के रूप में प्राप्त होता है, विच इज नॉन एज द एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, जिसको हम एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म या समतापी अधिशोषण वक्र कहते हैं। नेक्स्ट फैक्टर हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट, अधिशोषक तथा अधिशोष्य की प्रकृति। The amount of adsorbed gas depends upon the nature of adsorbent and adsorbate. अधिशोषित गैस की मात्रा अधिशोषक तथा अधिशोष्य की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। जैसे हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, HCl, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैसेस हैं उनके लिए वंडरवाल फोर्स अथवा जो मॉलिक्यूलर फोर्स का जो मान होता है वो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जैसी गैसेस से अधिक होता है। अतः ये गैसेस जो सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, HCl है, CO2 है, आसानी से द्रवित की जा सकती हैं, जिनको हम आसानी से लिक्विफाइबल होती हैं, जिसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं। इनका अधिशोषण भी अधिक होगा। जो गैसेस जितनी आसानी से द्रवित हो जाती हैं उनका अधिशोषण उतनी ही आसानी से होगा। आसानी से द्रवित होने वाली गैसेस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर अन्य गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक होता है, इसीलिए ये अधिक अधिशोषित होती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना अधिक होगा
उसका एब्जॉर्प्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्बेंट। जो अधिशोषक है उसकी सतह का क्षेत्रफल। गैसेस का सॉलिड द्वारा एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्बेंट के एक्सपोज्ड सरफेस के एरिया पर डिपेंड करता है। द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन depends directly upon the exposed surface area of the adsorbent. Means that is larger in the surface area of the adsorbent, more will be the extent of the adsorption. यानी जितना ज़्यादा exposed surface area होगा तो दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर के लिए एड्जॉर्बेंट की सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, एड्जॉर्प्शन भी उतना ही अधिक होगा। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि कोलॉइड और पाउडर अधिक गैसों को सोख करके पदार्थ का निर्माण करते हैं। कोलॉइड्स एंड पाउडर एब्जॉर्ब्स मोर गैसेस टू फॉर्म द सब्सटेंस। इसी प्रकार से सरफेस एरिया ऑफ ए पाउडर्ड सॉलिड एड्जॉर्बेंट डिपेंड्स अपॉन इट्स पार्टिकल साइज। स्मॉलर द पार्टिकल साइज ग्रेटर इज इट्स सरफेस एरिया। तो जितना ज़्यादा छोटा पार्टिकल साइज होगा उतना ही उसका सरफेस एरिया अधिक होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ ए पाउडर सॉलिड एड्जॉर्बेंट किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन इट्स पार्टिकल साइज। तो इस प्रकार से हमने 4 फैक्टर्स डिस्कस किए जो कि एड्जॉर्प्शन या अधिशोषण को प्रभावित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखा कि एड्जॉर्प्शन के जो अभिलक्षण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या हैं और उसको प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर्स अफेक्टिंग द एड्जॉर्प्शंस। थैंक यू वेरी मच।